तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज अपन चालू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पोइम है। 3 पोइम आपको हमने पढ़ा दी गई है, अच्छी तीनों पोइम थी। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पहली पोइम थी, आपको मैंने कहा था फर्स्ट पोइम जो नोबल नेचर थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद में 5 हमारी पूरी किताब के अंदर 5 पोइम है। 5 में से ये जो सेकंड लास्ट पोइम आपकी आज मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहले कुछ जानकारियाँ देता हूँ। देखिए पोइम नंबर 4 है 7 एजेज। 7 एजेज ऑफ मैन। एक आदमी की 7 अवस्थाएं। आदमी की 7 अवस्थाएं 4 नंबर पर ये पोइम आती है। इसके बाद में एक पोइम हमारे पास और है लास्ट। उसके बाद में ये पोइट्री सेक्शन जो पद भाग है, ये पूरा 10 नंबर का सेक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। इस पोइम के बारे में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं। अगर मैं इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो पहली पोइम के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर विगत लास्ट ईयर के अगर अलग अलग बोर्ड के पेपर हम उठा करके देखें तो शायद ही कोई ऐसा बोर्ड का पेपर मेरे पास है नहीं। शायद सारे मैंने जो चेक किए हैं सभी सालों के अंदर, आप 2016 से और 20 तक के सारे पेपर उठा करके देख सकते हो, सभी पेपरों में 7 एजेज ऑफ मैन यानी इस पोइम में से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो पहली पोइम के बाद में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई पोइम है तो वो ये 4 नंबर की पोइम 7 एजेज ऑफ मैन है। पोइम, इस पोइम में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अच्छी बातें भी हैं। और इसका जो राइटर है, इसका जो पोइट है, उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। ये विलियम जो शेक्सपियर है ये बहुत ही महान, अंग्रेजी के इतिहास में अगर आप उठा करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपकी सोनेट है, 54 सोनेट इसने लिखी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बहुत कितने जाने कितनी पोइट्री ड्रामिस्ट भी है, बहुत अच्छे ड्रामा भी विलियम शेक्सपियर को आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो विलियम शेक्सपियर इस पोइम का पोइट है। और ये क्या है इसकी, ये एक शब्द होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग है। तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित ये पोइम है, यह एक मोनोलॉग है। ये मोनोलॉग क्या होता है इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम बताएंगे। जब कोई आदमी अपनी थॉट्स, अपने विचारों को अकेला ही गा कर के सुनाता हो, अंदर कोई दुखांत है, मेरे व्यक्तिगत कोई विचार हैं, मेरा किसी वस्तु या किसी जमाने के प्रति मेरा क्या एटीट्यूड है, उसको अगर मैं मेरे विचारों को मैं अकेला गा कर के लिखता हूँ या गा कर के सुनाता हूँ किसी को, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित मोनोलॉग है। पोइम का नाम 7 एजेज ऑफ मैन है, एक आदमी की 7 अवस्थाएं। देखिए इस पोइम को पढ़ने से पहले कुछ सामान्य जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। एक आदमी का जो जीवन है, जीवन के बारे में अलग अलग पोइटों ने, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग उपन्यासकारों ने, अलग अलग लेखकों ने अपना एक अलग दृष्टिकोण दिया है। किसी ने कहा है कि जीवन संघर्ष है, लाइफ इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। किसी ने कहा है कि जीवन तो शुभ अवसरों का मिलन है, लाइफ इज द मीटिंग ऑफ द ओकेजन्स। किसी ने कहा है कि जीवन तो एक रंगमंच है, स्टेज है, जिस पर आओ, अपना प्रोग्राम दिखाओ और चले जाओ। तो ज़िंदगी के बारे में आपका अलग एटीट्यूड हो सकता है, कवियों का भी अलग अलग एटीट्यूड है। हमारा जीवन अच्छी किताबों में अगर आप जा कर के पढ़ेंगे तो एक बच्चा या बच्ची जब पैदा होता है उस समय से लेकर मरण तक के समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। किसी ने इसको 6 भागों में बांटा है, किसी ने इसको 7 भागों में बांटा है। जब आदमी बच्चा पैदा होता है तो उसकी शैशव अवस्था होती है,
शैशव अवस्था के बाद में वो बाल्य अवस्था में आता है, बाल्य अवस्था के बाद में उसकी किशोर अवस्था आती है। अब इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी अपन प्राप्त कर लें। शैशव अवस्था जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, उसमें बच्चा रोता है, दूध पीता है, माँ की गोद में रहता है। वो अवस्था आप सब की गुजर चुकी है, हम सब लोग उस अवस्था से गुजर चुके हैं। और हर आदमी को, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, सभी लड़का लड़कियों को उस अवस्था से गुजरना पड़ता है। उसके बाद में बाल्य अवस्था आती है, जिसमें कहते हैं कि बाल्य अवस्था हमारी स्प्रिंग है। जैसे सभी अच्छे जो मौसम हैं, उन मौसमों में हम सबसे अच्छा मौसम स्प्रिंग को मानते हैं, बसंत को मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि बसंत के अंदर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बिल्कुल एक उमंग और एक नए इरादों का, घूमने का मन करता है बसंत पंचमी और बसंत के मौसम के अंदर, जिसमें बसंत पंचमी भी बसंत के मौसम में आती है। तो बसंत का मौसम सबसे अच्छा मौसम है। बिल्कुल उसी तरह हमारी जो अवस्थाएं हैं, उसमें भी बाल्य अवस्था को बसंत कहा गया है। बिल्कुल शानदार है, सबसे अच्छे, ना कोई कमाने की टेंशन, ना कोई पढ़ने की टेंशन, खाओ पियो और मौज करो। तो दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था होती है। उसके बाद में आती है किशोर अवस्था, जिसमें आदमी को पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारे शारीरिक गुणों और मानसिक गुणों में परिवर्तन आता है, अलग अलग विचार होने लग जाते हैं, फ्रेंडशिप की तरफ ध्यान देने लग जाता है लड़का, अपने कैरियर के प्रति चिंतित हो जाता है। फिर युवा अवस्था आती है। फिर युवा अवस्था के अंदर उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है, वो कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करता है। वही बालक जो पहले शिशु अवस्था में था, शैशव अवस्था में शिशु था, अब वो युवा बन चुका है। उसके बाद में फिर वो वृद्ध अवस्था आती है, और वृद्ध अवस्था में वही आदमी जो पहले शिशु था, आज वह लाठी लेकर चल रहा है बेचारा, और लास्ट में उसकी आँखों की दृष्टि चली जाती है, उसका जीभ का स्वाद चला जाता है, उसकी स्किन की लुरियाँ पड़ जाती हैं। तो इस तरह से हर एक आदमी को इन तमाम अवस्थाओं के अंदर गुजरना पड़ता है। अब किसी ने इसको 6 अवस्थाएं कही है, किसी ने 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने नज़रिए से, विलियम शेक्सपियर ने पूरे ज़माने को, उसने कहा है पूरा संसार तो एक स्टेज है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अब मैं पूरी पोइम की तरफ बढ़ रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर ने कहा है द होल वर्ल्ड, पूरा जो संसार आप देख रहे हैं वो एक रंगमंच है, स्टेज है वो स्टेज। जैसे किसी स्टेज के ऊपर कोई आदमी आता है, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखा होगा, हर एक कलाकार कोई नाटक दिखाता है, कोई गाना गाता है, कोई देशभक्ति गाना गाता है, तो कोई अपनी गायन, कोई स्पीच देता है। अलग अलग कलाओं का वो वहाँ पर परफॉर्मेंस को अपना अपना शो करके, अपनी अपनी परफॉर्मेंस करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि पूरा संसार एक स्टेज है। इस स्टेज में हर आदमी आता है, अपना कार्यक्रम दिखाता है और फिर चला जाता है। आया अपना कार्यक्रम, आप सब लोग भी फिलहाल इस रंगमंच के ऊपर, इस संसारिक स्टेज के ऊपर आराम से अपना कार्यक्रम दिखा रहे हो, और कार्यक्रम जब आपका समाप्त हो जाएगा तो हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे और एक्सपायर, जिसको मान लेते हैं कि आदमी का निधन हो गया, उसकी डिमाइज हो गई। अब कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है, आपने अपना जीवन यानी मंच के ऊपर बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया है तो लोग आपको याद करेंगे, और कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है तो लोग कहेंगे कि नहीं, जाने के बाद लोग तालियां बजाते हैं या आपको गालियां देते हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर का दृष्टिकोण है कि पूरा संसार एक रंगमंच है, हम सब इसके प्लेयर हैं, हम सब अपना अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं। अब किसी का कार्यक्रम 5 मिनट का होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का 2 मिनट, किसी का 1 मिनट। ये जो कार्यक्रम का समय होता है ये उसके जीवन काल को मान सकते हैं। तो उसने कहा है विलियम शेक्सपियर ने कि पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है और हम सब तो इसके प्लेयर हैं। हम सब आते हैं, अपना अपना प्लेयर हम तो प्ले करते हैं, अपना अपनी एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो उसने कहा कि हर आदमी का, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि हर आदमी की 7 अवस्थाएं होती हैं, 7 एजेज ऑफ मैन, इसी पर इस पोइम का नाम भी है। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि हर आदमी को इन 7 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। पूरा विश्व उसके सामने एक रंगमंच है, एक स्टेज है,
तो एक बार इन सारी जानकारियों को मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि ये जानकारी आपके कंठस्थ होनी चाहिए। पोइम नंबर 4 पर है। वैसे ये 15वां पार्ट है, लेकिन चूँकि 11 जो पार्ट है वो हमारे गद्य के हैं, उसमें गद्य भाग है। 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये 5 हमारी पद भाग है और पद को हम पोइम कहते हैं। तो ये टोटल अगर पाठों की बात करें तो 15 नंबर पे आएगी पोइम, और अगर पोइम वाली बात करें तो ये 4 नंबर पर आएगी। पोइम का नाम है 7 एजेज ऑफ मैन, एक आदमी की 7 अवस्थाएं। पोइम को लिखने वाले कवि का नाम बहुत महान कवि हैं विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का ये नाटक है या स्टेंजा है या ये मतलब साहित्य में कौन सा शब्द है ये कोई नाटक है या गद्य है, दोहा है, चौपाया है, क्या है? तो ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग उसको बोलते हैं एकांकी गीत, जिसमें अकेला आदमी गाता है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को। तो विलियम शेक्सपियर की एक मोनोलॉग है। अब इसमें विलियम शेक्सपियर ने पूरे संसार को एक स्टेज माना है। हम सब उसके प्लेयर हैं, हम सब उसके नाटक करने वाले कलाकार हैं। और विलियम शेक्सपियर ने एक आदमी की 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। हमारा जो जीवन काल है वो 7 भागों में बांटा गया है विलियम शेक्सपियर के अनुसार। अब इस पोइम में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है वो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन कौन सा आता है। देखिए, 7 अवस्थाओं के नाम आपको अंगुलियों पर याद होने चाहिए कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है। और केवल 7 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था के बारे में कभी पूछेंगे कि आप मुझे 5वीं अवस्था के बारे में बताइए कि आदमी 5वीं अवस्था में क्या करता है। पिछली बार 2019 में 5वीं अवस्था पूछी गई थी, कभी 4थी अवस्था पूछ लेते हैं तो कभी दूसरी अवस्था पूछ लेते हैं। तो मैं जब आपको बोर्ड पर ये लिखूंगा 7 अवस्थाएं, इनके 2-2 और 3-3 विशेषताएं आपको बताऊंगा कि इस अवस्था में आदमी किस रूप में अपना कार्य करता है और उसमें उसके शारीरिक और मानसिक कौन कौन से परिवर्तन उस अवस्था में आते हैं। सब के आने होते हैं, वो आएंगे। आप आज आपके विचार हैं, आप आज किशोर अवस्था में हैं। आपकी जो अवस्था है विलियम शेक्सपियर के अनुसार मैं बताऊंगा कि कौन सी अवस्था में गुजर रहे हो आप, लेकिन वैसे अन्य कवियों के अनुसार आप किशोर अवस्था में हैं। अब किशोर अवस्था के विचार अलग हैं। अगली अवस्था आपकी जब युवा अवस्था आएगी तो उसमें आपके विचार अलग हो जाएंगे। फिर आपकी वृद्ध अवस्था आएगी तो आप में से आज के जो विचार हैं, ये आज आप जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से घूम रहे हैं, जिस तरह से दोस्ती कर रहे हैं, ये सारे विचार बुढ़ापे में चले जाते हैं। अब ये किसी एक आदमी के नहीं, सबके जाने हैं। तो विचार हमेशा उम्र के हिसाब से आते हैं। एक 30 साल का आदमी के विचार अलग प्रकार के होते हैं, 50 साल के आदमी के विचार अलग प्रकार के होते हैं, एक 5 साल के बालक के विचार अलग होते हैं। तो कौन कौन से विचार और उसके शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है, ये मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ। और मुझे आशा है आप 7 के 7 अवस्थाओं का 2-2 लक्षण और 2-2 विशेषताएं ढंग से याद कर लेंगे। बस यही इस पोइम का मेन थीम है। इसमें क्वेश्चन तो 2-3 ही है पीछे, लेकिन क्वेश्चन अंदर से आता है तो उसे 7 अवस्थाओं की विशेषता आपको याद होनी चाहिए। अब शैक्षणिक जो आजकल अखबारों में जो आ रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ जानकारी दी थी कि ज़रूर 2-3 दिन बाद में कुछ अच्छे विचार आएंगे। देखिए, फ़िलहाल सरकार ने सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं, चाहे एसटीसी हो, एसटीसी का एग्ज़ाम सरकार करवा चुकी है कल 31 तारीख को, और अब चाहे नीट हो, जेई हो, आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, तो एक पहल चालू हो चुकी है। एक अच्छी शुरुआत, शैक्षणिक जो रुका हुआ था पूरा सब कुछ लॉकडाउन हो चुका था, ये चालू हो चुका है। और कल केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, आज से जो लागू हो चुकी है 1 सितंबर से। उसमें कहा गया है कि 30 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगी, लेकिन 21 तारीख के बाद आप अपने गार्जियंस की अनुमति लेकर के विद्यालय में आ सकते हैं किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शायद अक्टूबर तक एक अच्छी शुरुआत, तो बहुत जल्दी आप लोग, मैंने कहा था पिछली पोइम भी पढ़ाई थी कि आशा रखिए, आपकी नकारात्मकता आपको मार देगी, और आशा रखोगे तो अंदर की जो नेगेटिविटी वो भग जाएगी। तो आने वाला समय कुछ ही दिनों के बाद में आपके विद्यालय की शुरुआत हो सकती है, और उसमें फिर आपका पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था उसकी भरण पोषण अपन करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे, और निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट, क्योंकि आप सब लोग फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम में हैं,
और बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जब बोर्ड क्लास में हुए तो ये कोरोना भी बोर्ड के रूप में फोरम में आ चुका है, और आप भी फोरम में हैं क्योंकि आप लोग इसलिए फोरम में कि बोर्ड में, और कोरोना इसलिए फोरम में क्योंकि वो भी 3rd स्टेज में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अपन बात कर रहे थे कि इस पाठ की 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो एक एक को मैं पुनः आपसे दोहरा रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर ने ये कहा कि एक बालक जब सबसे छोटी अवस्था में होता है तो उसे अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। जब बच्चा होता है बेबी, तो वो एक शिशु के रूप में होता है जिसको हम गोदी में लेते हैं। उस अवस्था को हम, वो लड़का तो है शिशु और उसकी अवस्था है शस्य अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंट स्टेज। तो पहली अवस्था है इन्फेंट स्टेज, शस्य अवस्था। इस अवस्था में वो क्या करता है, ये 3 चीज़ याद रखिए आप। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब वो रोता है। सबसे ज़्यादा बच्चा बाल्य अवस्था में नहीं रोता, शिशु अवस्था में रोता है। बच्चों को आप देखना शिशु अवस्था में, तो आप सबने भी रोया है, और रोना इस स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी माना जाता है कि शिशु अवस्था में, और जब बच्चा जन्म लेता है उस समय तो बहुत ज़रूरी है कि वो रोए। अगर वो रोता नहीं है तो लोग इस तरह से डॉक्टर मानते हैं कि उसके पागल होने के भी चांसेज हो सकते हैं। इसलिए रोना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि बचपन में रोना, आज रोना अलग चीज़ है, बचपन में, बचपन का मतलब शिशु अवस्था में। तो शिशु अवस्था में बच्चा म्यूलिंग करता है। ये क्वेश्चन आएगा कि म्यूलिंग सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में करता है, एक बालक सबसे ज़्यादा रोता कौन सी अवस्था में, तो आपको कहना है इन्फेंट स्टेज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन्फेंट स्टेज में क्या क्या करता है, म्यूलिंग करता है। पुकिंग, पुकिंग का मतलब होता है उल्टी करना, वोमिटिंग करना, वोमिटिंग भी बोल सकते हैं आप, पुकिंग भी बोल सकते हैं। ऑन हिज नर्सेज आर्म, ये एक लाइन याद रखना आप। पुकिंग यानी उल्टी करता है, ऑन हिज नर्सेज, नर्स से यहाँ पर मतलब, वो नर्स का मतलब है देखभाल करना, किताबों में इसको धाय कहा गया है। लेकिन जो बच्चे की माँ होती है, जो उसका पालन पोषण करती है, वो उस समय उसकी देखभाल करने वाली है, तो नर्स उसको कहा गया है इस किताब में। तो ये ध्यान रखना, ये 2 लाइन याद कर लीजिए। इन्फेंट स्टेज में वो म्यूलिंग करता है, सबसे ज़्यादा वो रोता है, और पुकिंग यानी वो उल्टी करता है। जब बच्चे को आप देखना, जब बहुत छोटा होता है तो वो कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है, उसको बार बार उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं वो उसके अंडर कंट्रोल नहीं रहती। तो सबसे ज़्यादा वो गड़बड़ इसी अवस्था में करता है, इन्फेंट स्टेज के अंदर। तो ये 2 लाइनें आपको इन्फेंट स्टेज की याद रखनी है, जो पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था, जिसको इस पोइम के अनुसार अपन को चलना है, कभी ये नहीं कहेगा कि दूसरी अवस्था कौन सी है, कभी ये कहेगा कि विलियम शेक्सपियर के अनुसार कौन सी अवस्था है दूसरी। तो विलियम शेक्सपियर ने ये कहा है कि दूसरी अवस्था का नाम है स्कूल बॉय। वैसे अन्य किताबों में आप पढ़ेंगे तो बाल्य अवस्था कहा गया है, लेकिन अर्थ वही निकलता है, क्योंकि एक बच्चा बाल्य अवस्था में तो स्कूल जाता है, तो लड़का 5 साल तक स्कूल नहीं जाता, 4-5 साल बाद में स्कूल जाता है। तो पहली अवस्था जो शिशु अवस्था थी वो तो उसकी माँ की गोद में ही निकल जाती है। अब दूसरी अवस्था है स्कूल बॉय। स्कूल बॉय के अंदर उस बच्चे के क्या क्या लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से गुण उसके अंदर आते हैं। तो देखिए, वो बेचारा स्कूल, एक क्या क्या गुण आ रहे हैं इसके अंदर, ये आप देखिए। एक शब्द आएगा क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब वो तो रेंगता जाता है। अनविलिंगली, बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल ले जाया जाता है। बाल्य अवस्था में कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं स्कूल जाऊं, उसकी मम्मी उसको अंगुली पकड़ के बिना उसकी परमिशन के खिलाफ उसको स्कूल ले जाया जाता है। तो बेचारा वो क्रीपिंग, रेंगता हुआ जाता है, या गोज टू स्कूल, चाहे गोज लिख दीजिए या क्रीपिंग, रेंगता हुआ जाता है टू स्कूल। बेचारा क्रीपिंग करता हुआ, रेंगता हुआ, मम्मी आगे खींच रही है, वो पीछे जा रहा है, इस तरह की अवस्था को बोलते हैं क्रीपिंग करता हुआ जाता है। और एक इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक समुद्री घोंगा जिसको कहते हैं स्नेल। घोंगा बिल्कुल रगड़ करके जाता है, उसको घीसो वो बिल्कुल धरती के चिपक जाता है, तो एक स्नेल की तरह वो बेचारा रेंगता हुआ स्कूल जाता है। एक शब्द आएगा सैचल।
सैचल का मतलब होता है थैला, बैग, स्कूल बैग वो लेकर के जाता है। उसका चेहरा शाइनिंग, एक शब्द आएगा शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब होता है चमकता रहता है, उसके चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, गुस्से से रोता रहता है वो। और स्कूल उसकी अनविलिंगली, एक किताब में एक शब्द आएगा अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, उसकी इच्छा के विपरीत। तो दूसरी अवस्था ढंग से याद कीजिए, बच्चा दूसरी अवस्था में स्कूल जाता है क्रीपिंग करता हुआ, वो रेंगता हुआ जाता है, स्कूल गोज़ टू स्कूल जस्ट लाइक ए स्नेल, एक गोंगा की तरह जाता है, उस पीछे पीठ के पीछे एक सैचल का मतलब होता है थैला या बैग टांग दिया जाता है, शाइनिंग यानी उसका चेहरा चमकता रहता है, और अनविलिंगली यानी बिना इच्छा से वो स्कूल जाता है। तो ये पहली और दूसरी अवस्थाएं आपकी पूरी हो चुकी हैं। तीसरी अवस्था बड़ी खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था के बारे में, इस अवस्था को इस विलियम शेक्सपियर के अनुसार लवर कहा गया है, लवर। स्कूल अवस्था के बाद में वह एक बालक, हमारे कवि के अनुसार, कवि ने कहा है ये, वरना तो अलग अलग किसी ने किशोर अवस्था कहा है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि तीसरी अवस्था होती है लवर। इस अवस्था में उसमें विपरीत लिंगी के प्रति प्रेम, आकर्षण, एक आकर्षण पैदा हो जाता है विपरीत की लिंगी के प्रति, दोस्ती की भावना उसमें आ जाती है, प्रेम उसकी दिल और दिमाग में छा जाता है। बस अब उसको मम्मी पापा से ज़्यादा उसका लवर अच्छा लगता है। और अब वो लवर वाली अवस्था में क्या क्या गुण रहते हैं ये आप ढंग से इसको समझिए। देखिए, इसमें कहा गया है कि इस अवस्था में वो साइंग का मतलब होता है आहा भरना, कहराता रहता है, वो साइंग करता रहता है, कहराना, बिल्कुल एक भट्टी की तरह वो कहराता रहता है। फर्नेस, जस्ट लाइक ए फर्नेस, एक शब्द आएगा। जैसे हम किसी भट्टी गर्म है, उसमें पानी की बाल्टी डालते हैं तो एकदम भट्टी धधक उड़ती है, एकदम कहराती है, बिल्कुल वैसे ही लड़का बिल्कुल शाइनिंग करता रहता है, बिल्कुल आहा भरता रहता है, एक भट्टी की तरह कहराता रहता है। फिर उसमें कहा कि ही राइट्स, वो लिखता है, वो फुल बैलेड, एक मीनिंग आएगी, वो फुल होता है जिसको हम गम भरा कहते हैं, दर्द भरा कहते हैं, और वो बैलेड का मतलब गीत, वो दर्द भरा गीत गाता है, गम भरे गाने। इस अवस्था में वो गम भरे गाने गाने लग जाता है। और जितने भी गाने होते हैं उनका शीर्षक इस किताब के अनुसार जो रखा गया है, ऑन हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पर प्रेमिका से है, ऑन हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस आईब्रो, आईब्रो का मतलब होता है भौहें। तो देखिए इस अवस्था में क्या क्या करता है। इस अवस्था जिसको तीसरी अवस्था कही गई है लवर के अंदर वो आहा भरता है, एक भट्टी की तरह तपता है। वो फुल बैलेड, वो दर्द भरे गाने गाता है, दर्द भरे गीत गाता है, और उसके गीत सारे के सारे उसकी प्रेमिका की आईब्रो पर रहते हैं। देखो इस अवस्था में आज ही नहीं, आप पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो जितने भी लोग हुए हैं वो अपनी प्रेमिका के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वर्णन बखान करते हैं, कोई अपनी प्रेमिका की जुल्फ़ों की बखान करता है, कोई अपनी प्रेमिका की बालों की करता है, तो कोई आईब्रो की करता है, तो कोई अलग अलग किसी, कभी तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, कभी तो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के ऊपर पोइम का वर्णन कर सकते हैं, पोइम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस अवस्था में आहा भरता है, दर्द भरे गाने गाता है, और वो गाता है अपनी प्रेमिका की आईब्रो के ऊपर, बोहें के ऊपर। नंबर 4, चौथी अवस्था होती है सोल्जर का मतलब सैनिक। अब वो युवा हो जाता है, अब वो एक सैनिक का भूमिका, एक जवान अवस्था को इस पोइम के अंदर सैनिक की अवस्था कही गई है। सैनिक के अंदर जब वो हो जाता है तो अब वो इतना तेज तर्रार हो जाता है कि सडन क्वार्ल का मतलब होता है अब वो बात बात पर झगड़ा करने लग जाता है। वही बच्चा जो पहले अपनी दाई पर, अपनी माँ के ऊपर उल्टी करता था, आज वो बच्चा चौथी अवस्था में प्रवेश कर चुका है, सोल्जर।
अब वो हर बात के ऊपर सडन क्वार्रल करता है, बात बात पे झगड़ा कर लेता है। बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब है, अब उसको बबल यानी होता है क्षणिक, रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, अब उसको बबल रेपुटेशन चाहिए, अब उसको क्षणिक रेपुटेशन चाहिए। अब वो एक छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने लग जाता है, बबल रेपुटेशन उसको चाहिए। वह किसी भी काम को करने के लिए कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है तोफ, अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। उसकी रेपुटेशन के लिए, अगर उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो वह खतरे से, जितना भी खतरनाक से खतरनाक जो काम रहता है उसको भी करने के लिए तैयार रहता है। तो चौथी जो अवस्था है सोल्जर की होती है, जिसमें वो सडन क्वार्रल करता है, बबल रेपुटेशन ढूंढता है। एक कैनन का मतलब होता है तोफ के मुंह में जाने से भी नहीं घबराता है। तो इस तरह के गुण उसके अंदर आ जाते हैं चौथी अवस्था के अंदर। पांचवी अवस्था को कहा गया है जस्टिस। अब वो थोड़ा समझदार हो जाता है। जस्टिस देखो, जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। इस अवस्था में अब वो थोड़ा सा सामाजिक लोगों को समझाने लग जाता है। अब वो बच्चे वाला हो जाता है, अब उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। अब वो समझाता है कि भाई लड़ाई मत किया करो, झगड़ा मत किया करो। अब वो देखो क्या क्या कहता है। अब उसमें कहा गया है, एक मीनिंग तो आएगी, फेयर राउंड बेली। फेयर राउंड बेली का मतलब होता है अब उसका पेट, फेयर यानी मोटा ताज़ा, बेली यानी पेट, अब उसका मोटा ताज़ा पेट हो जाता है। जो लड़का अभी सिपाही के रूप में था, अब वो इतना मोटा हो जाता है कि उसको यूँ चलना पड़ता है। ये उसकी पांचवी अवस्था होती है, जिसको हम जस्टिस कहते हैं, न्यायाधीश की। अब वो बहुत मोटा हो जाता है। नंबर 2, दुनिया भर के साज उदाहरण देने लग जाता है, एग्जाम्पल्स। अब वो दुनिया भर के उदाहरण और एग्जाम्पल देते करके लोगों के मामले को सुलझाने लग जाता है। अब वो फॉर्मल कट का मतलब होता है, अब वो बिल्कुल फ्रेंच कट अपना रखने लग जाता है, फॉर्मल कट रखने लग जाता है। और दाढ़ी, जो पहले बहुत बड़ी मूछ वगैरह रखता था, अब वो फॉर्मल कट अपनी दाढ़ी को कर लेता है। तो ये 3 गुण होते हैं जस्टिस के। छठी अवस्था है जिसको हम पेंटालून कहते हैं, पेंटालून। देखो पेंटालून में ये याद रखो आप, सीधी सी भाषा है, पैंट जिस अवस्था में ढीली हो जाए, पैंट, उसी को हम बोलते हैं पेंटालून। तो ये छठी अवस्था होती है पेंटालून। इसमें क्या क्या हो जाता है, इसमें उसकी आवाज़ में विसिल, बेचारा जब बोलता है तो विसिल यानी घंटी बजने लग जाती है, बारीक आवाज़ आती है। जो पहले कर्कश और करास वाली आवाज़, ऐसी आवाज़ थी जिससे बहुत बड़े बड़े बच्चे भी डर जाते थे, आज उस आवाज़ में दम नहीं बची। अब वो सीटी मारती है। अब साइड पाउच का मतलब है लूरिया पड़ना। अब बेचारा जो बच्चा था पहले, जो सिपाही बना, बाद में लवर बना, तो इन सब के कारण अब लास्ट में छठी अवस्था आ गई। उसके साइड में एक खाल जो स्किन है वो लटकने लग गई, और अब वो आदमी छठी अवस्था में पहुंच गया, पेंटालून। अब उसके पुराने रखे हुए कपड़े थे, अब वो बचपन में जो कॉलेज और स्कूल में जो पैंट आती थी, जो बिल्कुल जवानी के अंदर उसका पेट इतना मोटा हो गया था, लेकिन वही पैंट अब बुढ़ापे में काम आ रही है। इस तरह की अवस्था हो जाती है पेंटालून के अंदर। और लास्ट बच्चों, जो 7वीं अवस्था है जिसको ओल्ड एज कहा गया है, ओल्ड एज, इसको बिना लिखे मैं 4-5 विशेषता बता रहा हूँ। ओल्ड एज, इसको सेकंड चाइल्डिश भी कहा गया है। आपने कई बार बच्चों सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि भाई बूढ़ा को और बच्चे का एक मन होता है। क्या मतलब है उनका कहने का, जब आदमी अंतिम अवस्था में 7वीं अवस्था में चला जाता है तो उसका मन वास्तव में एक बच्चे जैसा हो जाता है।
वो बात बात पे रोने लग जाता है। अब वो छोटी छोटी जैसे एक बच्चा रोता है वैसे उसकी एक्टिविटी होने लग जाती है। एक मीनिंग उसमें आएगी लास्ट के पैराग्राफ में, सेंस, SANS, सेंस का मतलब है विदाउट। तो 3 बार ये शब्द आएगा, सेंस टेस्ट। अब उसको टेस्ट नहीं आता, खट्टे मीठा कैसा भी खिला दो, सेंस टेस्ट यानी कि विदाउट टेस्ट, बिना कोई टेस्ट। सेंस आइज, अब उसकी आंखें काम नहीं करती, सेंस ईयर, उसके कान काम नहीं करते, तो सेंस टेस्ट, सेंस आई, सेंस, सब कुछ सेंस हो गया, विदाउट हो गया, कुछ नहीं है। अब वो बेचारा बिल्कुल उसकी वो हालत हो गई, अब वो बच्चे की तरह रोने लग गया। इसीलिए इस अवस्था को सेकंड चाइल्डिश भी कहा गया है, दूसरा बचपन भी कहा गया है। तो इस तरह से 7 अवस्थाएं थी, इनको थोड़ा सा आप आज रिपीट करेंगे। इस वीडियो को ढंग से सुनने के बाद में दिमाग में एक एक अवस्थाओं के 4-4, 2-2, 3-3, कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2-2 विशेषताएं आपके याद होनी चाहिए। जब 2-2 विशेषताएं याद हो जाएंगी तो उसके बाद भी ये पोइम मैं कल पढ़ाऊंगा, अगली बार जब भी आपका नंबर आएगा परसों, तो इस पोइम को पढ़ाऊंगा मैं, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो बड़ी पोइम है थोड़ी सी, 2 स्टेप में इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखें 7 अवस्था के। तो ये विलियम शेक्सपियर की पोइम बहुत अच्छी पोइम है, इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग भी आप याद करना, और परसों तक जब इसका नंबर आए तो मीनिंग याद करके अपडेट रहना, ताकि पोइम बहुत अच्छी तरह समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।